Okay, so now in today's class we will be learning about children the vectors. Why vectors? So in this class we will be learning a very important tool to add the physical quantities which are vectors. So सबसे पहले what is vector? Now if I ask you what is vector, we will say that vectors are those physical quantities which have both the magnitude as well as the direction, right? So any physical quantities like force हुआ, displacement हुआ, acceleration हुआ, electrical field हुआ, electrical force हुआ, all these are the vector quantities. The methods of adding and multiplications of the vector, it is very different from other things. Okay, so डायरेक्शन को भी लेना पड़ता है ना, कंसिडर करना पड़ता है ना, जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वेक्टर के एडिशन के मेथड्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में हमें पता है, जैसे फोर्स हुआ, फोर्स, और अगर आप बोलोगे कि चल से हमारे पास में मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का 5 न्यूटन, अगर मैंने सिर्फ बोला कि भैया ये 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन से तो कोई मतलब नहीं निकलता ना। तो 5 न्यूटन के साथ साथ मुझे उसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो दिशा में क्या लिखूंगी कि भैया ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने बोला कि अनुभा अपने घर से निकली ना, और अपने घर से निकलने के बाद जैसे ये उसने बनाया ये वाला है ना, तो ये वाली पार्ट अगर हमने लिया कि ये ईस्ट है और ये तो वेस्ट होगा, है ना, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अनुभा का घर यहाँ पर है और उसने अपने घर से 10 मीटर चली और पहुंच गई ओ से ए तक। तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट मुझे बताना पड़ेगा, उसने 10 मीटर्स चला, किस डायरेक्शन पे चला, तो बोले नॉर्थ। ठीक है, तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज में अगर आपके पास में मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी हो, तो हम बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि मैं किसी भी वेक्टर्स को ऐड कैसे करूं। ठीक है, तो इसको ऐड करना सीखने के पहले व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्टडी अबाउट कि इसको कहां पर तुम अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर्स की हम बात करें तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे कभी भी वेक्टर्स लेना है तो एक रेफरेंस के लिए एक्स और वाई एक्सिस का होना जरूरी है, साथ में एक जेड एक्सिस भी। 3 डायमेंशन हम लोग लेंगे और तीनों डायमेंशन में हम लोग लेंगे एक्स है, वाई है, और एक तीसरा आपके पास में डिमेंशन आ जाता है, दैट इज द जेड। Okay, now if you have got, suppose I represent one line as x, the perpendicular line which is on it, that is y, we all know that, and the third line will be in the air, that will be the third dimensions. Like आपके घर में रूम है, रूम में लेंथ इज x axis, breadth is y axis, the height is the y axis. Okay, now the vectors में, polar vectors में, these vectors have the starting point or the point of application. Like force कहाँ लग रहा है ये पता होना जरूरी है ना। then इसमें वो रोटेट नहीं करेगा। लेकिन कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास में हम बोलेंगे कि रोटेशनल इफेक्ट्स होता है, तो रोटेशनल इफेक्ट्स वाले जो चीजों के लिए वहां पर हम एक्सियल वेक्टर्स लेंगे, जैसे एंगुलर वेलोसिटी हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ, टॉर्क हुआ, एंगुलर मोमेंटम हुआ, यहाँ सब हम एक्सियल वेक्टर्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमारे पास इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए अगर वेक्टर्स के नियम्स को लगा के समझें तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसके लिए दो चीजों का जरूरत होता है हमें। मैथ्स में हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है और हमें पता होना चाहिए कि हम फिजिक्स में वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ हम लोग थोड़ा सा वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम समझते हैं। एक्चुअली मुझे समझाना चाहिए इसको 3 डायमेंशंस में, मैं इसको 3 डायमेंशंस में नहीं समझा रही हूँ। ठीक है, तो
3 डायमेंशंस में समझाने के पहले मैं 2 डायमेंशन समझाऊंगी और उसके बाद हम उसको एक्सटेंड करेंगे थर्ड डायमेंशंस के लिए। पूरा आज का जो लेक्चर है मेनली वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द 2 डायमेंशंस ऑफ द वेक्टर्स। ओके, तो अब आ गया ये वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो मुझे चाहिए एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक उसका एंडिंग पॉइंट हो गया। देखो यहां से लेकर के यहां तक, तो इसकी जो लेंथ होगी ये मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो वेक्टर्स आपको दिख रहा है ना, इसका अपना एक डायरेक्शन भी है। तो मैंने यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट को एक्स एक्सिस मान लिया और नॉर्थ और साउथ को वाई एक्सिस मान लिया। वेक्टर ए ने जो इस पर्टिकुलर प्लेन एक्स वाई में एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाता हुआ ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखिएगा इस वेक्टर ए को मैंने रखा सेकंड क्वाड्रेंट पर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये वेक्टर ए आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो क्या ये वेक्टर सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है या फिर इतना ही मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड का, और हमने इसी वेक्टर को दूसरे किसी क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, ठीक है। ये मुझे देखना है, ठीक है। इसे देखने के लिए अब आप क्या कर रहे हो, वी विल बी टेकिंग दिस वेक्टर ए और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करूंगी, थर्ड में और फोर्थ में भी रिप्रेजेंट करूंगी। इस वेक्टर्स का आपको फिगर में देख के क्या दिख रहा है, इस फिगर में आपको ये दिख रहा है कि यहाँ जो ए वेक्टर है उतना ही, देखो थोड़ा नीचे आ गया लेकिन मैग्नीट्यूड भी वही है और डायरेक्शन भी वही है, देखो, है ना। तो ये दोनों सेम ही वेक्टर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर को मैं यहाँ सेकंड थर्ड में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, फोर्थ में भी। बेटा एक ही वेक्टर को मैं पूरे प्लेन में कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, शर्त सिर्फ इतनी है कि मैं इसका डायरेक्शन चेंज ना करूं, इसका डायरेक्शन चेंज ना करूं और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना करूं। ये सभी वेक्टर ए ही है, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट में फोर्सेस लगाया जाए तो उसका एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स को एडिशंस करने के लिए we have got many of the rules. Okay, now तो addition of vectors में हम लगाएंगे rules, that is the triangle law of vector addition, and also we will be considering the law of parallelogram of vector addition, and then we will study about the resolution of the vectors. Today's lecture is basically how to add vectors by triangle law as well as the parallelograms of vector addition. हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन होगा इसी मेथड से होगा, लेकिन उसके भी पहले ट्रायंगल लॉ और इससे हम ज्योमेट्री से भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स को हम ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करें, तो ज्योमेट्रिकली ऐड करने के लिए बोर्ड क्लियर है बच्चों, बोर्ड क्लियर है, आपको दिख रहा है कि बहुत छोटा है, बड़ा करूं? हेलो मैम दिख रहा है। दिख रहा है ना। ओके, तो दो वेक्टर्स है मेरे पास और दोनों वेक्टर्स, देखो मैंने दो फोर्स लगाया, एक बॉडी है, इस पर एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। दोनों का डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन इज द सेम, है ना। आप खड़ी हो, आपके ऊपर काजल और पल्लवी दो फ्रेंड्स है आपके, दोनों ने एक ही डायरेक्शन पर आपको फोर्स लगाया, आप पर फोर्स लगाया। आप पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना है? इट इज 3 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन 5 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? दैट इज 8 न्यूटन। Now, if I want to talk about mathematically, the resultant vector R, it is equal to A vector plus B vector.
right? So we can add these two vectors. Now if I have another case, in this case what is happening is your friend is there and there is another friend of yours as in the case, and आपने देखा कि आपके पास ये दोनों जो फ्रेंड्स है फोर्स आपके ऊपर लगा रहे हैं, तो एक लगा रही है 6 न्यूटन, देखो ये बड़ा वाला, और दूसरी ने छोटा, देखो ये 6 न्यूटन वाली ने लगाया, ये देखो ये लंबा लाइन है ना, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू द लेंथ ऑफ द लाइन, और ये 2 न्यूटन का फोर्स है, दोनों ने आपके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगाया, तो इन दैट केस व्हाट इज द नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन यू? The net force which is acting on you, that is the subtraction of these two forces, 6 Newton minus 2 Newton, that is equal to 4 Newtons. भैया ये तो बिल्कुल स्पेशल केसेस हो गई, और ये जो स्पेशल केसेस में है इसमें सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस हैं और वो भी एक स्ट्रेट लाइन में एक्ट कर रही है। पहला केसेस में दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन पे लग रहा था, और दूसरे केस में दोनों का जो फोर्स है एक ने ऐसे लगाया और दूसरे ने ऐसे लगाया, कुल मिला के जिसका फोर्स ज्यादा था उसी डायरेक्शन में सब्सट्रैक्ट करने के बाद 4 न्यूटन की वैल्यू आई और दैट इज द नेट फोर्स। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, तो क्या हमेशा फोर्सेस सेम स्ट्रेट लाइन पे ही लगेंगे? क्या ये एंगल पे नहीं लगेंगे? बिल्कुल एंगल पे भी लग सकते हैं, है ना। तो जब फोर्सेस एक दूसरे पे लगे, दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं अपन, तो दो फोर्सेस कुछ ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। दिस इज द फोर्स A or any vector A for that matter. It can be displacement, it can be acceleration, whatever it is. लेकिन ध्यान रखना फोर्स के साथ ऐड होगा, एक्सेलरेशन के साथ ऐड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में आएगा तो भी ऐड होगा। अगर वो दो लाइक वेक्टर्स हैं तो दो लाइक वेक्टर्स एक दूसरे के साथ में ऐड करेगी बच्चों, अनलाइक वेक्टर्स को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, पहला तो ये बात समझ जाओ। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारे पास दो लाइक वेक्टर्स हैं, है ना। मैंने फोर्स से शुरू किया तो लेट अस टॉक अबाउट द फोर्स, है ना, लेकिन ये फोर्स के अलावा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। तो मेरे पास एक वेक्टर A और ये दूसरा वेक्टर आपके पास में B, और दोनों के बीच में ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिखा, मैं पॉइंटर ले लेती हूँ, है ना, पॉइंटर दिखना चाहिए आपको। देखो ये है वेक्टर A, दिखा बच्चों? यस मैम। और ये वेक्टर B, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज इक्वल टू थीटा। एंगल को मेजर कैसे करना? तो एंगल को मेजर करने का तरीका होता है कि इट इज टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो पॉजिटिव है। देखो क्लॉक जिस डायरेक्शन पे मूव करता है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा हो रे बच्चा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और क्लॉकवाइज अगर लोगे तो नेगेटिव होगा। तो यहां मैंने लिया एंगल A से लेकर के B और थीटा से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मेरा मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो ये पॉजिटिव है। बन गई दिमाग में बात, है ना। देखो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने, और दोनों वेक्टर्स को मैंने कहां पर लिया है। यहाँ पर एक और खास बात देखना कि दोनों वेक्टर्स पॉइंट O से बाहर की ओर निकल रहे हैं, दोनों बाहर की ओर निकल रहे हैं। समझ में आया? ये बाहर गया और ये भी आपका बाहर गया, और दोनों के बीच में एंगल है दैट इज इक्वल टू थीटा। समझ गए? अब मान लो कि मुझे ये दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो मैं कैसे इसको ऐड करूं? तो इसको ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लेके रखा हुआ है, और ये एग्जाम्पल्स में क्या है, तो सबसे पहले मेरे को ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, ये एक्स एक्सिस है मेरा,
और ये वाला y एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिया आपके लिए, क्वेश्चंस आप देखते जाओगे, है ना। तो ये देखो मेरे पास एक 4 न्यूटन का फोर्स है, देखो ये 4 न्यूटन का फोर्स है और 7 न्यूटन का फोर्स है। दोनों को मैंने सेम डायरेक्शन पे लिया, तो ऐड कैसे करोगे फटाफट बताओ। दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो 4 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन, तो ये हो जाता है 11 न्यूटन, राइट। अब मैंने लिया दो फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 9 न्यूटन का एक फोर्स लगा, देखो मेरा कर्सर जहां जा रहा है वहां ध्यान दीजिएगा। 9 न्यूटन का एक फोर्स गया और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी में लग रही हैं, तो कुल मिलाकर इस पर फोर्स लग जाएगा, दैट इज 6 न्यूटन। समझ गए। अब मैं ट्रायंगल लॉ को लूंगी। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, तो एक वेक्टर हम लेंगे, है ना। अच्छा, उसके पहले मैं आपको ये बात बता दूं, ये वेक्टर का जो शुरू जहां पर पॉइंट होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज द टेल ऑफ द वेक्टर, और जहां जाकर के वो एंड होता है उसको हम कहते हैं हेड। दिस इज कॉल्ड एज द tail of the vector and this is called as the head of the vector। इसका पूंछ और ये इसका सर, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ में जब भी हम लोग ऐड करेंगे, तो जब भी ऐड करना है, देखो ये पहला केस मैंने लिया, इस पहले केस में यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ना, यहाँ पर तो ये दोनों सिंपल लॉ था। ये पहला वेक्टर है मेरे पास ए, तो इसका टेल और इसका हेड। तो जब दो वेक्टर्स को जोड़ना है, तो पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का आप टेल लगा दीजिए। क्या रूल है, पहला वेक्टर को लीजिए और पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रख दीजिए, और अगर इन दोनों वेक्टर्स को तुम्हें ऐड करना है, तो पहले के टेल के साथ दूसरे के हेड को जोड़ दीजिए। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ट्रायंगल लॉ में यस क्या मैम। कहते हैं, पहला वेक्टर लेंगे, हेड होता है टेल होता है ना एक वेक्टर का, शुरुआती पॉइंट टेल, और जहां पर वो खत्म होता है वो हेड। ऐड करना है दोनों वेक्टर्स को, तो पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर को टेल को रख देंगे, और रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको पहले वेक्टर के टेल को और दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ देना होगा। आ गई बात समझ में? यस यस मैम। यस ओके। मैम। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन पर हम ऐसा करेंगे, ये आ गया, ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, और इसमें मैंने क्या लिया, दो वेक्टर्स दिख रहे हैं मुझे। ये मेरा वेक्टर ए है, देखिए ये वाला, यहां पर सेकेंड क्वेश्चन आ गई, यहां से वेक्टर ए हुआ, और ये मेरा वेक्टर बी, जो इतना मोटा हो गया, एक मिनट, ये वाला मैंने ले लिया, दैट इज वेक्टर बी। दिख रहा है आपको, है ना। ये वाला वेक्टर बी, मैंने रूल क्या बताया, पहले वेक्टर के टेल के ऊपर दूसरे का टेल रखो, और जब आपको इसका रिजल्टेंट चाहिए तो क्या करोगे, बोलो। देखो पहले का टेल के साथ दूसरे का हेड, तो ये आ गया हमारा, दैट इज द वेक्टर, दिस इज ए प्लस बी, यानी उसका रिजल्टेंट आ गया है, आ गया। अच्छा, अब आते हैं यहां तीसरा केस, मेरे पास है b प्लस ए, तो ये वेक्टर b है और ये वाला वेक्टर a है, तो यहां पर भी हमने ऐसे ले लिया। आ गई बात समझ में? यस यस मैम। अच्छा, मान लो कि आपको एक स्पेशल केस दिख रहा है, और दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है
वो है 90 डिग्रीज, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड किस प्रकार से निकालेंगे? सीधा सीधा मैथ्स का रूल, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम, राइट? ओके, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम लगाया और आंसर अपन को मिल गया है, ठीक है? दोनों वेक्टर्स को, हेलो, जब भी वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना बेटा, ध्यान ये देना कि यहाँ पर दोनों वेक्टर्स एक ही जगह से पॉइंट से बाहर आना चाहिए कि नहीं? दोनों वेक्टर्स को एक ही जगह से बाहर आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए दूसरा वाला केस मैंने आपको दिखाया यहाँ बोर्ड पर, क्या इसमें दोनों वेक्टर्स एक ही साथ बाहर आ रहे हैं कि अलग हो रहा है? यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या दिख रहा है बेटा? देखिए इस डायग्राम में यहां पर ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, ये वाली वेक्टर बी वेक्टर ऐसे आ रहा है और ए वेक्टर बाहर जा रहा है। तो क्या इन दोनों के बीच में यही एंगल होगा? देखो ये वाला एंगल होगा क्या? नहीं। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी वेक्टर्स को लेंगे, अगर ये वेक्टर बी है तो मैंने बोला ना कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना करो और इस वेक्टर को, डायरेक्शन को और इसको लेकर के हम बढ़ा सकते हैं, ये बोला मैंने। तो अगर ये वेक्टर मेरा बी है तो इसी वेक्टर को मैं क्या करती हूँ, एक और वेक्टर ड्रॉ कर लेती हूँ जो इसका मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब क्या हो गया, मेरे पास ये दोनों वेक्टर इसी पॉइंट ए से बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, यस मैम। है ना? तो यहां से बाहर आ रहा है बच्चा, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको आप थीटा लोगे कि 180 माइनस थीटा लोगे? थीटा लोगे या 180 माइनस थीटा लोगे? मुझे तो दोनों वेक्टर्स बाहर जाना है, दोनों का टेल दोनों जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो दोनों का टेल जुड़ा हुआ है तो एंगल थीटा थोड़ा ना होगा। एंगल कितना होगा? एंगल कितना होगा? 180, बिकॉज ये पूरा एंगल कितना था? ये पूरा एंगल कितना था? कर्सर दिख रहा है ना? ये पूरा एंगल कितना था? यस मैम, हाँ, 180। तो 180, तो अगर ये एंगल थीटा जिसको मुझे नहीं लेना है तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है? तो जब भी वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को लोगे तो ध्यान ये देना कि दोनों की पूंछ मिली हुई होनी चाहिए, है ना? या तो दोनों को हेड भी मिला होना चाहिए, वो उस पर मैं नहीं जा रही हूं, या तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में जब तुमको एंगल को मेजर करना होगा तो दोनों के बीच का जो पूंछ जो होना चाहिए, दोनों वेक्टर्स का पूंछ एक ही जगह पे होना चाहिए, तभी उन दोनों के बीच का एंगल आप सही तरीके से निकाल सकते हो। अगर दोनों का एक पॉइंट ओ है जिसमें एक का पूंछ और दूसरे का सर है, एक का पूंछ और बी का हेड है, हाँ, यहाँ पर एक मिनट, पेन इज नॉट वर्किंग, या दिस इज बी का हेड है यहाँ पर, तो क्या करना चाहिए बोलो फिर से? बी को, ये बी वेक्टर के बराबर और एक उसी वेक्टर को यहाँ खींच लो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना करना, तो इन दोनों के बीच में, दोनों को अब लग रहा है दोनों की पूंछ एक साथ और दोनों बाहर निकल रही है, तो ये वाली 180 माइनस थीटा हो गया है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। Now we come to the law of parallelogram of vector addition. Law of parallelogram of vector addition. देखो ट्रायंगल लॉ में हमने क्या किया था? ट्रायंगल लॉ से भी आंसर निकालो या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लगा करके निकालो ना, तो दोनों केसेस में आंसर वही आएगा। अब आपका सिचुएशन कैसा है, हाँ, तो उसके अनुसार आपको समझना है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनने लगाने से आसानी से आंसर निकलेगा या लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ लगा के आंसर आसानी से निकलेगा। देखो दोनों एक ही चीज है, आंसर दोनों में एक ही आएगा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन आपसे क्या कहता है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन आपसे ये कहता है कि मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर्स को हमने एक पैरेललोग्राम के रूप में, देखो
ऐसे दो वेक्टर्स बाहर निकले ना, ए और बी। नाउ ये दोनों पॉइंट ओ से निकल रहे हैं और यहाँ इन दोनों की खासियत ये है कि दे कैन फॉर्म द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ parallelogram, right? So in that case, if you want to get the resultant, what you have to do is you have to complete the parallelogram. When I complete this parallelogram, this is vector A, देखो ये वाला, this is the vector A and this is the vector B, and in case if you want to find the resultant of this vector, हाँ, इस दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। मैंने एक पैरेललोग्राम को तो कंप्लीट कर लिया, अब इस कंप्लीट करने के बाद क्या करना है बच्चा? कंप्लीट करने के बाद ये जो डायगोनल है ना इस पैरेललोग्राम का, इस डायगोनल को बना दो। पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होता है ना, डायगोनल क्या होता है? ऑपोजिट वर्टेक्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो ये जो डायगोनल है आपको क्या बताएगा? तो दिस डायगोनल will actually give me the magnitude of the resultant, right? और डायरेक्शन कहां से होगा? जहां पर वो दोनों वेक्टर्स मिल रहे हैं उस वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट वर्टेक्स तक जाएगा। अगर मैंने नाम दे दिया दिस इज ए बी और सी और डी, ओ से सॉरी ओ तो ऑलरेडी था, तो एक मिनट, यहां पर ओ से लेकर के बी तक वो आपका रिजल्टेंट बताएगा। ठीक है, सुनना ठीक है बेटा? यस मैम। अच्छा, तो ये आ गया आपका a प्लस बी। अरे बेटा इसमें तो मेरे को तो वेक्टर a भी दिख रहा है, वेक्टर b भी दिख रहा है, अब मैं क्या करूं रिजल्टेंट पाने के लिए? क्योंकि रिजल्टेंट जो होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, देखो ये तो आंसर आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, लेकिन मेरे को उसकी वैल्यू चाहिए ना। मैंने बोला कि दो फोर्सेस है, एक 3 न्यूटन्स का है, एक 4 न्यूटन्स का है, दोनों मिलके एक दूसरे के अंदर में एक्ट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्रीज है, तो पता करो कि रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए एक डेरिवेशन है, क्लास 12 में इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप इसको सिर्फ समझ जाओ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, देखो इस डायग्राम को देखना ना, है यहाँ पर मैंने समझा दिया, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना लेना है? थीटा। यहाँ पर देखिए ये पैरेललोग्राम आपको बना हुआ दिख रहा है, तो मैंने पहला वेक्टर को ले लिया P, दूसरा वेक्टर को मैंने ले लिया Q, और दोनों वेक्टर्स के बीच में मैंने एंगल लिया है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें एंगल क्या है हमारे पास, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। देखो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया और दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं, हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, तो ये जो रिजल्टेंट निकलेगा, मैंने बोला R इज इक्वल टू P प्लस Q, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर्स होगा। तो जब हम डिराइव करते हैं तो इसका रिजल्टेंट का सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, द फॉर्मूला इज रूट ओवर P का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Q का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। लेकिन जब भी हमारे पास जब वेक्टर क्वांटिटीज की हम बात करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने से काम नहीं चलता है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने पर काम नहीं चलता है, हमें बताना होगा कि हमको एंगल का जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे हो रहा है। तो डायरेक्शन बताऊं कैसे? तो हमारे पास देखो इसमें छोटा दिख रहा है, इसमें आप देखिएगा वही डायग्राम है यहाँ पर। तो आपने एक वेक्टर तो P लिया, दूसरा जो वेक्टर है मेरा, दैट वेक्टर हमने कह दिया कि दैट इज Q वेक्टर। ये वेक्टर जो दिख रहा है आपका डायगोनल, ये आपका रिजल्टेंट है। तो मुझे डायरेक्शन किस किस के बीच में बतानी है? अगर अल्फा बताना है तो वेक्टर P और R, यानी P वेक्टर और मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, देखो मैंने वेक्टर P लिया और ये जो रिजल्टेंट और वेक्टर P के बीच में का जो एंगल है, इसे हम अल्फा बोलेंगे, है ना। तो मैंने जो डायरेक्शन देनी है रिजल्टेंट का, P के साथ कितना एंगल बनाएगा वो दे दिया, तो डायरेक्शन तो आ ही गया। तो उसका जो फॉर्मूला होता है
tan अल्फा, ध्यान से देखिएगा, एंगल किस किस के बीच में बन रहा है? P और R के बीच में, ध्यान दीजिएगा, किस किस के बीच में बन रहा है? किस किस के बीच में बन रहा है? P and R. P और R के बीच में। यहां पर हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं डायग्राम को। आपने देखा या अल्फा किस किस के बीच में आ रहा है? ये अल्फा जो आ रहा है ये आपका P और R के बीच में आ रहा है और ये रिजल्टेंट है। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका जो फॉर्मूला रहेगा ये फॉर्मूला है tan अल्फा दैट इज इक्वल टू Q, यानी सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा, जो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल था। Theta is the angle between the vectors divided by P plus Q cos theta, and alpha is the angle between अटक रहा है, alpha is the angle between the resultant R and vector P. ध्यान दीजिएगा यहां पर what is this? This alpha is the angle between the resultant R and the vector P. देखो ये इन दोनों के बीच का एंगल निकलता है, ठीक है? आ गया बेटा? Yes, ma'am. Okay. Now let us talk about the next method, that is the questions which is based on the law of parallelogram of vector additions, right? Okay. Let us do the questions which is based on the addition of vectors. Two forces 5 Newton and 12 Newtons are respectively acting at a point at an angle of 90 degrees. Calculate their resultant. कैसे निकालेंगे इसको? देखो, x एक्सिस में 5 न्यूटन ले लो और y एक्सिस में 12 न्यूटन ले लो और दोनों के बीच में एंगल कितना बोला उन्होंने? 90। तो हमने रूल क्या बोला? इसको लेने के लिए ना, मतलब पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर और उसका रिजल्टेंट का दिशा क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज नथिंग बट द डायगोनल। अच्छा, फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है P is equal to 12 Newton and Q is equal to 5 Newton. Angle between them is equal to 90. फॉर्मूला है आपका R is equal to, बोलो, P square plus Q square plus 2PQ cos theta. और P की वैल्यू 12, Q की वैल्यू 5 और 2PQ cos theta अगर आपने पूरा लगा दिया और इसको जब सॉल्व करते हो तो रिजल्टेंट तो 30 न्यूटन का निकलता है। अब एंगल निकालना है अल्फा, तो मैं क्यों फॉर्मूला लगाने के लिए जाऊं? आपको डायग्राम में डायरेक्टली मिलेगा क्योंकि ये 90 डिग्रीज वाला है। अगर ये वाली एंगल 90 है तो मुझे पता है ये वाली एंगल भी कितनी होनी चाहिए? 90 एंगल भी 90 डिग्रीज का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर फर्स्ट वाला फोर्स और रिजल्टेंट के बीच में एंगल निकालना है तो मैं tan थीटा नहीं निकाल सकती हूँ, डायरेक्ट tan थीटा नहीं निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। व्हाट इज tan थीटा? तो tan थीटा निकालने के लिए 5 है और ये 12 न्यूटन है, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। तो tan अल्फा निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला ना लगा करके डायरेक्ट डायग्राम से भी निकाल सकती हूँ, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। सो tan अल्फा इज इक्वल टू 12/5। अगर एंगल को लिखना है तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 12/5, एंगल tan इनवर्स ऑफ 12/5। क्लियर मैम? Yes, ma'am. मैम एक डाउट है, आपने रिजल्टेंट का 2 फॉर्मूला बताया है ना? हाँ, क्या तो फॉर्मूला? मैम किसी भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं? हाँ, कोई सा भी, ट्रायंगल लॉ या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वाला नो फॉर्मूला मैम, एक में था R इज इक्वल टू A प्लस B वाला। नहीं, कब लगाएंगे वो? जब दो फोर्सेस लगे और दोनों अगर एक ही डायरेक्शन पे होंगे तो इस केस में भी सेम फॉर्मूला लग रहा, थीटा इज इक्वल टू 0 और एक cos 0 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1, है ना? तो cos 0 1 तो P प्लस Q लग जाता है। बेटा ये P प्लस Q कब लगाएंगे?
जब दोनों सेम डायरेक्शन पे रहेगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे रहेगा तो P माइनस क्यू, राइट? यस मैम। ओके, तो अब आपने यहाँ देखा कि दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि स्टूडेंट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ, afterwards he travels 3 kilometers west, calculate the magnitude of the resultant displacement and also the direction. तो बच्चा पहले गया 4 मीटर गया और वो साउथ की ओर गया, देखो। हाँ मैम मैं दूसरे फोन से कनेक्ट करूं क्या? हाँ, कनेक्ट करो बेटा, मैं वेट कर रही हूँ आपका। तो बेटा यहाँ देख रहे हो आप, मैंने बनाया एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, इसको लिखा ईस्ट, इसको लिखा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। जो स्टूडेंट है वो कहाँ जा रहा है? तो बोले साउथ की ओर जा रहा है। कितना जा रहा है? 4 मीटर। और 4 मीटर चलने के बाद यहां पहुंच गया और उसके बाद 3 किलोमीटर गया किसकी ओर? वेस्ट की ओर। तो पता करो कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डेफिनेशन के अनुसार इट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो ये उसकी इनिशियल पॉइंट है, कौन सी? ओ। हाँ, और एंड पॉइंट क्या आ रहा है आपका? दैट इज बी। अब दोनों को ऐड करने का है। तो ऐड करने के लिए आप देखो, यहां हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी लगा सकते हैं और हम लोग लगा सकते हैं पैरेललोग्राम। सो यहां पर कौन सा लॉ ज्यादा अच्छे से काम करेगा? ट्रायंगल लॉ। क्यों? देखो, पहली की टेल, दूसरे का हेड, दूसरे के हेड के ऊपर पहले का टेल। तो कौन सा वाला रूल ज्यादा आसानी से अप्लाई होगा? ट्रायंगल लॉ। और रिजल्टेंट निकालने के लिए ये रहा मेरा 5 मीटर्स। तो भैया ट्रायंगल दिख रहा है, और वो भी कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिख रहा है। जब ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो आप समझ जाओ कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकला, तो मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा करके तो बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो r इज इक्वल टू रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 मीटर। और मुझे एंगल भी तो चाहिए, तो एंगल किस किस के बीच में चाहिए बेटा? तो ये वेस्ट हुआ, ये अपन ने दिया ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपको यहाँ पर रिजल्टेंट का एंगल निकालना है, तो एक्स एक्सिस और जो रिजल्टेंट है उन दोनों के बीच का निकालना है। अगर इसको मैंने थीटा माना तो ऑल्टरनेटिंग एंगल्स होने, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये वाले भी तो एंगल थीटा ही होगा। तो ट्रायंगल में देखो, tan थीटा कितने के बराबर होगा? tan थीटा इट इज इक्वल टू 4/3 perpendicular by base, so that is 4/3, है ना। और जैसे ही tan थीटा होता है 4/3, याद रखने वाली बात क्या है कि थीटा 53 डिग्रीज होगा। ठीक है, इसको याद रखना ना। tan थीटा की वैल्यू 4/3 आई तो थीटा की वैल्यू 53 डिग्रीज आ रही है। लेकिन क्या ऐसा लिखना आसान होगा? नहीं, आंसर कंप्लीट नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा the resultant displacement is of 5 meter at an angle of 53 degrees south of west। ये क्या है? साउथ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब होता है वेस्ट से साउथ की ओर जाने पर एंगल मुझे 53 डिग्रीज का मिलेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन पर मेरा रिजल्टेंट जाएगा। क्लियर? इस डायरेक्शन पर मेरा रिजल्टेंट जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Now the third question, the magnitude of the two forces are Newton and 6 Newton. If the angle between the direction is 60 degrees, find out the magnitude and direction of
their resultant। आपको बताया गया है कि दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस का जो एक है मैग्नीट्यूड है 4 और 6 न्यूटन का, ठीक है। अब हमको ये नहीं मालूम है कि उन दोनों के बीच में एंगल बिटवीन द डायरेक्शन इज 60 डिग्रीज। क्या 60 डिग्रीज है? एंगल बिटवीन देयर, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। तो एक फोर्स आपका 4 न्यूटन, दूसरा 6 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्रीज, आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट? बोलो। a square plus b square plus 2ab cos theta। बस लगा दो, खत्म। तो ये 76 न्यूटन का होता है। अब डायरेक्शन भी तो चाहिए, तो डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला है? tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। तो 6 sin 60 प्लस 4 प्लस 6 cos 60, एक मिनट, cos 60 डिग्रीज, वैल्यूज लगा दिया तो आपके पास में आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन है, टू फोर्सेस 10 न्यूटन्स एंड 50 न्यूटन्स respectively are acting at a point making an angle of 45 degrees with each other, obtain the magnitude and direction of the resultant। कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला में बिठाना है और आंसर ले आना है। क्लियर? Okay, the next one is fifth one. The magnitude of two perpendicular vectors A and B are 3 and 4 respectively. Draw a vector diagram to obtain A plus B का mod and A minus B का mod। mod का साइन थोड़ा सा बड़ा हो गया। A plus B निकालना है तो कैसे निकालोगे? A plus B निकालना है तो बच्चों कैसे निकालोगे? A plus B निकालना है, देखो A बोर्ड ऑफ परपेंडिकुलर ना, देखो आपको क्या बताया, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो A प्लस बी निकालना है तो यहाँ A बनाओ 3 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, रिजल्टेंट बना दो, आ गया काम। भाई रिजल्टेंट कितना आएगा? 5 न्यूटन का आएगा। अब चाहिए मुझे A माइनस बी, तो A माइनस बी कैसे होगा? तो A माइनस बी बनाने के लिए आपके पास ये A है, दिख रहा है A? ये वाला जो है दिस इज A एंड दिस इज B जो ऊपर जा रहा है, लेकिन मुझे ऊपर थोड़ी चाहिए, मुझे माइनस बी चाहिए। तो माइनस बी कैसे लाऊं? अगर B ऊपर जा रहा है, देखो B ऊपर जा रहा है तो माइनस बी कैसे जाएगा? माइनस बी कैसे जाएगा? तो बोले नीचे। तो उतना ही का आप एक और वेक्टर बना लीजिए और इसकी दिशा क्या होनी चाहिए? इसकी दिशा होनी चाहिए आपका ठीक नीचे। यहाँ देखिए ये नीचे बन रहा है तो ये माइनस बी हो गया। अब दोनों को ऐड ही तो करना है, क्योंकि मुझे पता है a माइनस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ? a प्लस माइनस ऑफ बी। तो a प्लस माइनस ऑफ बी, तो इधर पैरेललोग्राम आपका कंप्लीट होगा और ये होगा आपका a माइनस बी। देखो a प्लस बी ऊपर गया और a माइनस बी आपका नीचे चला गया। आई बात समझ में बच्चों? यस मैम। ओके, अब आ गया आपका 6th क्वेश्चन। इसमें आपको ये बोला है व्हेन two vectors act perpendicular to each other, then their resultant is 50 units. But if they act opposite to each other, then the resultant is 10 units. Calculate the magnitude of this vectors. तो पहला केस उन्होंने क्या बोला? हमारे पास दो वेक्टर्स है P और Q, और ये बताया है कि दोनों वेक्टर्स P और Q दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो हमने ड्रॉ कर दी भैया, एक वेक्टर P और दूसरा वेक्टर आपको डायग्राम में दिख रहा है P, और ये दूसरा वेक्टर है आपका Q। दोनों का टेल को दोनों को एक साथ रखेंगे, देखो दोनों का टेल एक साथ है, दोनों के बीच में एंगल 90। तो हमने फॉर्मूला लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का निकाला, r इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। cos 90 0 होता है,
सो आपको तो रिजल्टेंट दे ही दिया ना, 50 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 0। सो आपके पास ये जो पहला इक्वेशन आया अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 50, इसको हम स्क्वायर कर लिए और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 लिख लिए। ठीक है, अब उससे दूसरा कंडीशन क्या बोला, दूसरा कंडीशन उन्होंने ये बोला कि भाई अगर दो फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट 10। इसका मतलब क्या है कि P ऐसे गया और Q उसके ऑपोजिट गया। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर दो वेक्टर्स दोनों के बीच में, जैसे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें जो दोनों के बीच में एंगल तो 180 डिग्रीज होगा, और पूरा फॉर्मूला लगाने के बजाय शॉर्टकट में आप P माइनस क्यू भी तो कर सकते हो। तो मॉड ऑफ P माइनस मॉड ऑफ Q इज इक्वल टू कितना आ गया 10, यानी P माइनस क्यू को मैं 10 लिख सकती हूँ, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 एंड P माइनस क्यू इज इक्वल टू 10 है ना। तो P के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस क्यू तो लिख ही सकते हैं ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 या 10 प्लस क्यू, P स्क्वायर के बदले में 10 प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। अब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और इसमें से क्यू मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको मिल गया Q और P की वैल्यू। P मिल गया -30 और Q मिल गया +40। माइनस Q को अवॉइड कर दो और Q इज इक्वल टू 40 ले लो, है ना। Q 40 है तो P कितना आ गया, हमने बोला P इज इक्वल टू 10 प्लस 40 तो 50 न्यूटन का। तो अब हमारे पास में दोनों आ गया, P का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है और Q का मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन है। क्लियर? Okay, so children, now you can do the problems which is related to vectors. Okay, and now you have got the basic of how to add the vectors. Okay, so see you in the next class. Bye.